हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं वाणिज्यिक बैंक के कार्य या व्यापारिक बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बच्चे, जैसे नाम से ही पता चलता है वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, तो ये सभी बैंक जो हैं किसी भी व्यापारी की तरह मैक्सिमम लाभ कमाना चाहते हैं और लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो सरकारी हो जैसे पीएनबी हो गया या एसबीआई हो गया बैंक, या प्राइवेट हो, निजी हो जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। ये सारे बैंक चाहे सरकारी हो चाहे निजी क्षेत्र के हों, ये सब लाभ कमाना चाहते हैं। तो आप बच्चों कभी ना कभी बैंक गए होंगे, इंडिविजुअली गए होंगे या पेरेंट्स के साथ गए होंगे। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? या तो पैसा जमा कराने जाते हैं या निकलवाने जाते हैं। तो इस तरह से जो बैंक है सिर्फ पैसा जमा करना या विड्रॉल के लिए जो आप जाते हो उसके लिए नहीं, बाकी और भी बहुत सारे काम करता है। तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस, द्वितीयक कार्य यानी सेकेंडरी फंक्शंस। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस में क्या रहा है। हाँ, अलग अलग तरह के हम खाते ले रहे हैं। तो पहला है जमा स्वीकार करना, है ना। तो उसमें पहला जो आता है वो चालू खाता है, करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट जो है ये व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, ठीक है। और इसमें ये चेक से पैसा निकलवा सकते हैं, और ये क्योंकि इनका लेन देन सारा दिन होता है तो ये दिन में कई बार बैंक में आते जाते हैं, कभी जमा करवाते हैं और कभी निकलवाते हैं। तो इनको ब्याज नहीं दिया जाता बल्कि इनसे ब्याज लिया जाता है। तो ये नोट करने की चीज़ है कि ब्याज दिया नहीं जाता बल्कि ब्याज लिया जाता है, क्योंकि वो सारा दिन उनका लेन देन चलता रहता है, इसलिए उनसे ब्याज लिया जाता है, सर्विस चार्ज लिए जाते हैं। उसके बाद सेविंग अकाउंट दूसरा है। सेविंग अकाउंट हम सभी के पास होता है ना। यहाँ पर लोग पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसका जो बैंक रेट है या ब्याज की दर है वो फिक्स डिपॉजिट जो होता है हमारा सावधि जमा उससे कम होता है, यानी बैंक रेट हमारा कम होता है। चेक के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो करंट डिपॉजिट्स में होता था उस उतना हम ज़्यादा मतलब इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जमा कराने में और निकालने में। बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ सारा दिन निकालते और डालते हैं ऐसा इसमें नहीं होता, विद सम रिस्ट्रिक्शंस। फिर आ गया फिक्स डिपॉजिट्स, है ना, सावधि जमा। तो ये 1 साल के लिए फिक्स हो सकता है, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए फिक्स है। तो इसलिए इसकी जो ब्याज दर है बचत खाते से यानी इस खाते से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम इसको चेक के द्वारा नहीं निकाल सकते और फिक्स टाइम के बाद ही निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है एडवांसिंग लोन यानी ऋण देना। तो एक तो है नगद क्रेडिट, कैश क्रेडिट। क्या करते हैं कि जो बैंक है वो अपने शेयर और बॉन्ड गिरवी रख लेता है और फिर उसको ऋण दिया जाता है, और वह किसी भी राशि को वापस ले सकता है और निकाले गए पैसे पर ब्याज का भुगतान करता है। अब इसको कैसे हम ले रहे हैं कि पहले उसने अपनी सिक्योरिटीज कौन सी रखी है, शेयर और बॉन्ड रखे हैं, ठीक है। उसके बदले में उसको ऋण मिलता है। उसकी राशि क्या है कि उसकी जो अकाउंट में ये जितना भी उसने लोन लिया है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो वो जितना पैसा निकालेगा, मान लीजिए 1 लाख लिया है और उसने 8,000 निकाला है, तो ब्याज 8,000 पर ही लगेगा, पूरे 10,000 पर नहीं लगेगा। तो इस तरह से निकाले गए पैसे पर ब्याज लगता है, कुल पे नहीं लगता। तो क्या क्या किया उसने, शेयर और बॉन्ड रख दिए एज सिक्योरिटी, उसके बाद उसके बदले में उसको ऋण मिल गया और वह किसी भी राशि को वापस ले सकता है। निकाले गए यानी वो निकाल सकता है पैसा, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, बैंक सारा पैसा उसके, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 का उदाहरण दिया, उसने उसके बैंक में डाल दिए। अब जितना पैसा वो निकालेगा उस पर ब्याज लगेगा। अगर उसने 8,000 निकाला है तो 8,000 पर लगेगा, अगर 5,000 निकाला है तो 5,000 पर लगेगा। फिर है मांग ऋण, डिमांड लोन। इस राशि को भी जो डिमांड लोन ले रहा है उसके
अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ब्याज का भुगतान पूरी राशि पे होता है, चाहे कम निकाले चाहे ज़्यादा निकाले, सारी राशि पर ही उसको अपना लोन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है। और बैंक किसी भी समय राशि वापस करने के लिए कह सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। बैंक किसी भी समय राशि वापस करने के लिए कह सकता है। तो लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए उसके खाते में पैसा डाल दिया गया और ब्याज जो है वो पूरी राशि पर देना है। शॉर्ट टर्म लोन ये 3 महीने के लिए 2 महीने के लिए दिए जाते हैं और इसमें क्या है, प्रतिभूतियां सिक्योरिटी रखनी पड़ती है और शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है और ब्याज पूरी राशि पर देना है। 10,000 लिया है, चाहे 8,000 निकालो चाहे 5,000, ब्याज पूरी 10,000 पर ही देना पड़ेगा। अब हम करेंगे सेकेंडरी फंक्शंस, द्वितीय कार्य। तो जो पहला फंक्शन था इसमें वो है ओवरड्राफ्ट। जो चालू खाता जिनका होता है, करंट अकाउंट होता है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा बनी रहती है बैंक में, विश्वास बैंक को उन पे बहुत ज़्यादा होता है कि वो कई सालों से काम कर रहे हैं। तो कभी उनको जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकालना पड़ जाए तो बैंक उनको दे देता है, कभी सिक्योरिटी पे कभी वैसे। तो ये है ओवरड्राफ्ट, जितना अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा निकालने की अनुमति देना। विनिमय बिलों को छूट देना, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है? व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करके परिपक्वता से पहले ही पैसे निकाल सकता है। ये कैसे होता है? ये देखिए, एक बायर है मान लो और एक सेलर है। अब सेलर ने बायर को कुछ सामान दिया है और जो बायर है उसके पास अभी पैसा भुगतान के लिए नहीं है, तो वो कहेगा कि मान लो 3 महीने का टाइम मांग रहा है, तो वो क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, दोनों के पास रहेगा, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी और उसमें ये लिखा होगा कि इतने पैसे इस बायर ने देने हैं और जो दिया जाएगा वो 3 महीने बाद दिया जाएगा। ये दोनों के पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए कि सेलर को पहले ही ज़रूरत पड़ गई तो वो उस बैंक में प्रोड्यूस करेगा और बैंक क्या करेगा, उसका कुछ कमीशन काट के और पैसा दे देगा। फॉर एग्जांपल, अगर 1,000 रुपया है तो 100 रुपये काट के और 900 रुपये उसको दे देगा और 3 महीने बाद बायर के से वसूल पूरा कर लेगा, यानी 1,000 रुपया बायर से पूरा वसूल कर लेगा। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिर है एजेंसी के कार्य। तो पहला ये जो बैंक हैं अपने, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो बैंक उनके बिहाफ पे बहुत सारे काम उनके लिए करते हैं। तो वो अपने ग्राहकों के लिए क्या क्या करते हैं, नगद का हस्तांतरण, कैश ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में या इनके अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में। इनके बिहाफ पे चेक, बिल, ब्याज, लाभांश, ग्राहकों की ओर से किराया सब इकट्ठा किया जाता है और अपने ग्राहकों को दिया जाता है। विदेशी मुद्रा की खरीद फरोख्त, ये सभी बैंकों के पास नहीं होती, लेकिन जिनके पास अधिकार है वो अपने ग्राहकों के बिहाफ पे विदेशी मुद्रा की खरीद भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। ऐसे ही प्रतिभूतियों की भी बिक्री और खरीद अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे करते हैं। आय कर के सलाहकार होते हैं, इनके बिहाफ पे रिटर्न भी, टैक्स रिटर्न भी भर सकते हैं। और यदि मान लो वो एक ट्रस्टी बनाता है बैंक को, तो वो वसीयतनामा लिखेगा और उसकी मृत्यु के बाद वसीयतनामे को अंजाम दिया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। यानी जो भी वसीयत में लिखा हुआ है उसके अनुसार उसके जो लोग हैं, यानी जिनके नाम भी उसने किया है, उनको वो देगा। और उसके बाद कुछ जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सामान्य उपयोगिता सेवाएं हैं। लॉकर सुविधा है, आप सबके होंगे लॉकर, आपके पेरेंट्स के होंगे। तो लॉकर किस लिए रखे जाते हैं, ताकि अपने मूल्यवान चीज़ों को वहाँ रखा जाए, जैसे ज्वेलरी आप रखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं उनको भी रखते हैं। फिर ट्रैवलर्स चेक है, यात्री ये चेक होते हैं। तो जो बिजनेसमैन है बहुत कैश कैरी नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते, तो वो उनके चेक बना देते हैं और जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर वो उसको एनकैश कर सकते हैं। अंडरराइटर क्या होता है,
कि कई बैंक है बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर और बॉन्ड बेचते हैं और लोगों को क्योंकि उन बैंक में विश्वास है इसलिए वो खरीद लेते हैं और व्यापार और इंडस्ट्री के आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अगला वीडियो हमारा होगा व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। थैंक यू।